वो किस तरह से आम नागरिकों को धमकाते हुए नजर आए। किसी गर्भवती महिला को उन्होंने उसकी एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। कोई एक शख्स जो बीमार था, जो ई रिक्शा में था, उसके परिवार वाले उसको लेकर जा रहे थे, उस ई रिक्शा को रोक दिया गया, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई। ये जो तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये परीक्षा के लिए जा रही थी महिला, जिसको परीक्षा के लिए नहीं जाने दिया गया, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया गया। जो टीचर थी वो जब जा रही थी अपना स्कूल पढ़ाने के लिए, तो उसको किस तरह से सरेआम बेइज्जत किया गया है, उसके कपड़े पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के उसको कैसे सड़कों पर घुमाया गया है, वो तस्वीर भी पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी कि गुंडागर्दी हर तरीके से हर जगह आपको पूरे बिहार में देखने के लिए मिली। ये बंद था माता जी के सम्मान में, लेकिन आप ये देखिए कि भाजपा के जो गुंडे हैं, इन्होंने कैसे महिलाओं का सरेआम अपमान किया, उसकी तस्वीरें आपको चारों तरफ देखने के लिए मिल रही हैं। ये जो तस्वीर है, इसमें क्या कुछ ये शख्स कह रहा है, इसको आप सुनिए जरा, और फिर आप ये भी इससे जानिए कि कैसे ये जो बंद था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है, इसको कहा जाए सुपर फ्लॉप रहा है, ये बैकफायर कर गया है, और अब इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में मोदी जी को देना पड़ेगा। चले तो वो इसलिए थे कि इसका फायदा उठाएं, हेडलाइन से राहुल गांधी को गायब कर दें, हेडलाइन से तेजस्वी यादव को गायब कर दें, हेडलाइन से वोट चोरी का जो मुद्दा है इसको गायब कर दें, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा ही। बिहार के लोग, बिहार की जनता जिस तरह से उसका गुस्सा फूटा है, वो आप देख लीजिए जरा। पटना में जो जाम है, 3 बजे से जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके और रोड जाम कर ले। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में, और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी रोड पे भाजपा के लोग और जदयू के लोग खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। यही हम देख लीजिए, खुद कह रहे हैं कि खुली गुंडागर्दी जो है वो बीजेपी के लोग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो देखिए जहां पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोगों को जरूरी काम से जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी की बहन गर्भवती है, वो एडमिट है, उसको देखने के लिए जाना है। इस तरह की न जाने बेशुमार तस्वीरें सामने निकल कर आई। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से एक आम आदमी की, जनता की किस तरह से बहस हो रही है, वो आप देख लीजिए जरा। रोड से घुमाइए, लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है जनता पब्लिक को परेशान करने के लिए। परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले छोड़ देना। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, एक महिला को किस तरह से सड़कों पर घुमाया गया है, महिला टीचर को, वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिस पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि भाजपा का अंत अब नजदीक है। प्रियंका भारती हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है जहां उन्होंने लिखा है कि जहानाबाद में एक शिक्षिका को स्कूल जाने की देर हो रही थी तो उसने बंद का विरोध किया। बीजेपी की नफरती महिला ने उसके साथ क्या किया आप खुद देखिए, वो वीडियो है, हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बच्चों से खास नफरत है इन्हें, एक बच्चे की डिलीवरी नहीं होने दे रहे, दूसरे बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो इसी को रीट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर लिखा है कि भाजपा का अंत अब नजदीक है। और इसी बंद को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? शर्मनाक।
ये उन्होंने किया है हैशटैग बिहार, ये लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। और इसी तरीके से आरजेडी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सबने इसी तरह के अलग अलग वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म से ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया, क्योंकि पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि भाई जब राहुल गांधी की माता जी यानी कि सोनिया गांधी के लिए किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कहाँ किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं, आप सोनिया गांधी से मोदी जी की माता को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कौन से दुनिया में ये लोग रहते हैं। एक शख्स की माता जी यानी कि राहुल गांधी की माँ जो है वो जो मोदी जी हैं उनकी माँ से किसी दर्जे वो कम है क्या? अब माओ का भी कंपटीशन लगाया जाएगा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ से बेहतर है और मेरी माँ जो है सर्वश्रेष्ठ है। माँ तो माँ है ना। लेकिन ये राजनीति में अंधे ये लोग, राजनीति में अंधे ये बीजेपी के लोग, इनको क्या समझ में आए, इन्हें तो सिर्फ राजनीति ही नजर आती है। आज एक बहुत बेहतरीन नजारा पश्चिम बंगाल की विधानसभा से भी देखने के लिए मिला है। मैं चाहूंगी वो वीडियो भी दिखाएं जहां ममता बनर्जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बिहार माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल की असेंबली में उन्होंने लगाए हैं, विधानसभा में उन्होंने लगाए हैं। सुनिए आप जरा उनको। तो वोट चोर गद्दी छोड़ अब ऐसे चस्पा हो गया है मोदी जी के साथ कि वो कितने भी हथकंडे अपनाएं, किसी भी तरह की वो राजनीति करें, किसी भी तरीके से हेडलाइंस डाइवर्ट करें, वो चाहे चीन चले जाएं, जापान चले जाएं, हिंदुस्तान लौट कर आ जाएं, माता जी का मुद्दा उठा लें, इमोशनल कार्ड खेलें, विक्टिम कार्ड खेलें, वो चाहे कुछ भी करने की कोशिश करें। लेकिन अब ये उनके साथ पूरी तरीके से चस्पा हो गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। और आप देखिए दो कंपैरिजन आप ये देखिए कि एक तरफ जब यात्रा निकली राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा, वहां लोगों ने फूल बरसाए, लोग ऑर्गेनिक तरीके से लाखों की तादाद में उस यात्रा से जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। यहाँ आप ये देखिए कि 20 साल से सरकार है जेडीयू की और डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, उसके बाद भी आप ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता होंगे उनके। वो कार्यकर्ता भी अगर पूरे भी उतर आते तो शायद हम ये कह देते कि बंद कामयाब रहा। वो कार्यकर्ता भी सीधे नहीं उतर पाए, सारे नहीं उतर पाए और झल्लाए कि कहीं किसी होटल पे डंडे बरसाए, कहीं किसी शख्स से वो लड़ते हुए नजर आए, कभी किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। ये तमाम गुंडागर्दी जो है वो बिहार बंद के नाम पर की गई है। तो सोचिए कितनी झल्लाहट है। और कोई भी बड़ा चेहरा, रविशंकर प्रसाद जरूर नजर आए थे, इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा जेडीयू का हो या एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें से किसी का कोई बड़ा चेहरा नहीं नजर आया। तो क्या ये भी कहा जाए कि मोदी को मोदी के ही सहारे एनडीए ने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको हवा नजर आ रही है कि अगर मोदी के साथ चले तो जो शायद कुछ सीटें आ भी जाएं वो सीटें भी ना आए। तो इसीलिए आप ये समझिए कि कैसे ये सुपर फ्लॉप रहा है। मोदी के जरिए बुलाया गया बिहार बंद, अब वो दिन चले गए जब मोदी जी कुछ कहा करते थे तो लोग दीवानों की तरह उन तमाम चीजों को माना करते थे। अब वो पूरी की पूरी पर्देदारी खत्म हो गई है, लोगों को असलियत पूरी तरीके से पता चल गई है। और इसीलिए आप ये देखें कि असलियत का पता चलने के बाद अंजाम क्या हो रहा है वो आपको बिहार बंद में आज नजर आया। सीधे मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। अरुण जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, बिहार से खुद आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहारियों के बारे में वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर बिहारी जो है इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत अरुण जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या कहती हैं ये तस्वीरें? बहुत बुरा लगा होगा मोदी जी को ये देखकर, उनको लग रहा होगा कि विक्टिम कार्ड खेलकर कुछ दिन के लिए राजनीति कर ली जाए, हेडलाइंस में अपने आप को बना लिया जाए, तो हम पूरी मीडिया की ताकत जो है वो झोंक भी गई। लेकिन हुआ क्या, नतीजा तो सिफर निकला। बुशरा जी, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से, भारत के नागरिक की हैसियत से मोदी जी से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्यों भाई पड़ गई कलेजे को ठंडक?
क्योंकि ये इसके अलावा कोई सवाल बनता नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, ना ये एनडीए का बंद था, ना ये बीजेपी का बंद था, ये मोदी का बंद था। और जो लोग बिहार में सड़कों पर उतरे थे, मुट्ठी भर चंद गिने चुने लोग, वो सिर्फ मोदी की माताजी की बात कर रहे थे। उनमें श्रीमान रविशंकर प्रसाद भी शामिल थे। तो सबसे पहले ये है कि आज हमारे लिए सबसे शर्मनाक दिन है। हमारा देश का प्रधानमंत्री, जिसकी अपनी पार्टी की सरकार है उस राज्य में बंद करवाता है। और वो बंद के जरिए जो लोग सड़क पे थे वो नहीं रोक रहे थे, वो प्रधानमंत्री के कहने पे रोक रहे थे, कि कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान है। वो गर्भवती महिलाओं को रोक रहे थे, वो स्कूल जाती टीचर्स को धक्का मुक्की मारपीट कर रहे थे, वो छोटी बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे थे, वो बूढ़े और लाचार लोगों को सड़क पर चलने से रोक रहे थे। मुझे लगता है कि ये सब, और जो भी कह रहा था वो यही कह रहा था, चाहे वो महिलाएं हों। बड़ी शर्म आई जब बीजेपी का पट्टा डाले सीनियर सिटीजन किस्म की, मतलब बूढ़ी औरतें ये कहती कि वो बार वाला। तो भाई मोदी जी, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके हैं। उनकी मां अगर आज होती तो उनसे पूछा जाता कि भाई आपको ये देख के अच्छा लगा क्या। लेकिन मैं तो नरेंद्र मोदी से पूछता हूं कि क्या आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई, क्योंकि जो बात आपने कही वो सबने देखा। एक सिरफिरा गया, खाली मंच पे उसने माइक उठाया, एक शब्द बोला। और मैं एक बार और क्लियर कर दूं, गाली नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। नरेंद्र मोदी की मां को गाली नहीं दी गई, नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। और इस पूरी दुनिया में आप, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, कोई भाषा कोई देश हो, गालियां महिलाओं को ही दी जाती हैं। ये शर्मनाक प्रवृत्ति पूरे, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका का राष्ट्रपति भी ऐसी गालियां बकता है, और खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री। वो लिस्ट है जो अभी थोड़े दिन पहले बार बार चर्चा में आ रही है। तो एक गाली जिसको कोई भी भला आदमी इग्नोर करता, वहां मंच जरूर था लेकिन ना राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव थे, कोई नेता नहीं था। और उन्होंने तत्काल इसको कंडेम किया और वो पकड़ा गया। उसके बाद क्या क्या हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो उस दिन, जिस दिन ये कांड हुआ, उस दिन शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में बिल्कुल दांत दिखा रहे थे बंदर की तरह। यहां आते आते कल उन्होंने महिलाओं वाला दुपट्टा ओढ़ लिया और अपनी मां के अपमान पे आ गए। भाई अपमान, कोई भी आदमी गाली का समर्थन नहीं करेगा, हम और आप भी निंदा करते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसको लाया कौन है। आप देश के प्रधानमंत्री बने थे, आप बार बार विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी। तो फिर ये बहुत बड़ा शर्म का मामला है कि जिसके अच्छे हट्टे कट्टे बेटे हों, वो औरत बर्तन मांजे दूसरे के घर में। ये क्या है, ये आपकी कमजोरी है, आप इसको क्या बता रहे हैं। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी, लगातार झूठ बोलने की उनकी आदत, और खुद को पीड़ित, कमजोर, विक्टिम बताने के जो उनका पुराना फार्मूला है, वही इन्होंने यहां लगा दिया। अब यहां सवाल ये है कि बंद भाजपा का बंद नहीं, एनडीए का बंद नहीं, जेडीयू का बंद नहीं, नरेंद्र मोदी का बंद है। हर आदमी कह रहा था मोदी की मां का अपमान। लेकिन वहां जब स्कूल जाती टीचर के साथ धक्का मुक्की की गई, वो किसका अपमान है? क्या वो किसी की मां और बहन नहीं है? एक व्यक्ति ने, उसकी मां बीमार है, उसके घर के आगे टायर जलाए जा रहे थे, उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। क्या उसकी हार्ट पेशेंट मां का अपमान नहीं है? और एक महिला ने पूरा एक वीडियो जारी किया है और उसको अपमानित करने, गाली देने वाले व्यक्ति की मोदी के साथ फोटो डाली है, और उससे पूछा क्या ये एक महिला, वो भी एक माँ और एक बेटी है, जो कुछ कहा है। उसके बाद सम्राट चौधरी कहते हैं कि मेरे इतनी गालियां दी कि पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है मैं गालियों की डिक्शनरी हूं। इसके बाद नरेंद्र मोदी खुद आते हैं और जनता को उकसाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। क्या किसी भी महिला की इज्जत, अगर वो प्रधानमंत्री की मां है तो ज्यादा हो जाएगी, एक सामान्य व्यक्ति की मां है तो कम हो जाएगी? मां तो मां है। आपकी मां हो या एक रिक्शे वाले की मां हो, आप देश के प्रधानमंत्री। जो आज अराजकता बिहार की सड़कों पे देखने के लिए मिली, क्या इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं है?
क्योंकि उन्हीं के आह्वान पे ये किया गया। ये तो किराए के टट्टू हैं एक तरह से, मतलब इनको तो जो देखिए, कहा गया वो तो उन्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैंने सबसे पहले यही पूछा, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का बंद था, ये बीजेपी का भी बंद नहीं था, क्योंकि कुछ चुने हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे। कई यूट्यूबर्स ने संख्या गिन गिन के बता दी कि आप तो 5 ही लोग हो कुल, आप 4 लोग हो कुल। बस ये है कि उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके साथ पुलिस थी, कोई नहीं रोक रहा था। वहां तो एक व्यक्ति ने जो बच्चे को लेके जा रहा था, उसने कहा कि आप छुट्टी की घोषणा करवा देते, नहीं निकलते। बच्चे बसों में बैठे हुए हैं, अटके हुए हैं, मरीज गाड़ियों में पड़े, उन्हें निकलने नहीं दे रहे। महिला जो जा रही है उसके साथ धक्का मुक्की मारपीट की जा रही है। एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था, उसको लात मार के गिराता है एक भाजपा का कार्यकर्ता और कहता है कि सोनिया तो बार वाला है, कैमरे पर कह रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई, क्योंकि आपने सोनिया गांधी को गाली देना शुरू किया था। आपकी माँ को तो गाली नहीं, आपको गाली देके जो आदमी भाग गया उसको आप इतने अच्छे बेटे हैं कि माँ को अपने आगे ले आए। और ये भी नहीं कि जिंदा हो माँ, स्वर्गीय माँ को आप लाए और 4 दिन बाद आके रोए। लेकिन जो माएं, जो बहनें, जो बेटियां स्कूल जाना है, एग्जाम देने जाना है, काम पे जाना है, उनको सबको अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मारपीट की गई। तो नरेंद्र मोदी क्या चाहते हो? अराजकता? सड़क पे लोग लड़े, एक दूसरे को मारे? वहां जेडीयू नहीं दिख रहा था। जितने वीडियो देखे हैं, जेडीयू के लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा है। आज तो सबसे बुरा ये लगा, आप देखिए, आपने वो वीडियो देखे, महिलाएं, उम्रदराज महिलाएं बदतमीजी कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, भाजपा का पट्टा गले में बांध के। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें जो है वो टॉमी की आत्मा आ गई और किसी को भी भौंका भौंका करके घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कोई बीच में नहीं है। आज से नरेंद्र मोदी और उन्होंने बिहार की सड़कों पर बिहार की माताओं बहनों का अपमान करवाया, उन्हें गालियां दिलवाई, उन्हें पिटवाया। अगर एक आदमी ने आपको गाली दी तो उसका बदला क्या आप बिहार की महिलाओं, बच्चियों, बुजुर्ग महिलाओं से लेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं एक नागरिक की हैसियत से, क्योंकि देश, आप अपने आप को प्रधान सेवक कहते हो, तो आप महाराज कैसे बन गए? आप क्या राजा हो जो आपकी माँ के, आपको गाली दी गई तो आप अपनी माँ के लोग बीच में लाके और सीधा सीधा आपने ऐलान कर दिया, लोग उतरो सड़क पे, बदला लो। तो बिहार के लोग तो नहीं उतरे, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उतरे और उन्होंने जो कुछ किया उससे तो पूरे बिहार की महिलाओं की बेइज्जती हुई है। और ये काम नरेंद्र मोदी, आप याद करिए, खुद कर चुके हैं। उन्होंने जब कुछ साल पहले नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा दिया था और पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात और बंगाल इतना जरूरी है, जीतना इतना जरूरी है कि वहां वो भाई भाई को लड़ा दें? अभी तक हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब ये आज यादवों का नाम लेके गालियां दी जा रही थी, आरजेडी के यादव। तो मतलब आप यादवों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, आप जातियों को बढ़ा रहे हैं। जब आप हिंदू मुसलमान में उतना सफल नहीं हो पाए तो आप अगड़ा पिछड़ा कराएंगे। भाई कहां ले जाएंगे आप देश को? और सच बात यह है, मैं इस बात से, इससे अलग, नरेंद्र मोदी जी को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। वो चीन गए थे, जापान गए थे, आके देश को बताते कि हमने ये हासिल किया है, क्योंकि वो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। हमारे जनरलों ने, मतलब सैनिक अधिकारियों ने, सर्वोच्च अधिकारियों ने माना है कि हम पाकिस्तान से नहीं, चीन से भी लड़ रहे थे। वहां आप गए, आप कितनी बेशर्मी से हंस रहे थे लोगों के बीच में जो आपकी भाषा नहीं समझते, उनके बीच में। फिर लौट के आके आप ये देश को तो बताते हैं कि हाँ मैंने ये हासिल किया है। आपका विदेश मंत्री जो है, 2 दिन संसद में राहुल गांधी का मजाक बनाया था पिछले सत्र में, और राहुल गांधी ने चीन पर जाने पर ही तो चीन को लेकर के टिप्पणी की थी, वो चीन गए थे। अब वो मोदी वहां अकेले गए, उस जयशंकर को भी नहीं ले गए। ये सारी चीजें जिन पर देश को बात करनी चाहिए थी कि आप भाई एससीओ में क्या हासिल करके आए, क्यों ट्रंप आपको लगातार गाली दे रहे हैं, आपके ऊपर ट्रैप पे टैरिफ लादे जा रहे हैं, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। चीन आपके साथ कितना है और कैसे है, ये तो आप देश की जनता को बताइए, क्योंकि आपके पास बताने को कुछ नहीं है। तो आते आते आप दुपट्टा डाल के रोने लगे, आपने आंसू पूछे और बिहार की माताओं बहनों को निशाने पर ला दिया आपने। ये नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है और ये इस देश के इतिहास में
सबसे शर्मनाक घटना है। ये दंगों और नोआखाली कांड जैसे से उससे भी शर्मनाक घटना है, अंग्रेजों के समय से भी, कि एक देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक नकली मुद्दे को लेके माताओं, बहनों, बच्चियों को अपमानित करवा रहा है और समाज के दो वर्गों को आमने सामने कर रहा है। और सरकार, मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो मुख्यमंत्री इसके बाद नहीं रहेंगे, लेकिन बिहार में रहेंगे, बिहार की जनता के बीच में रहेंगे। उन्होंने नहीं रोका, कोई भी नहीं, इतनी बेशर्मी के साथ। और छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल अगर आप में दम है जी तो आप लड़ते ना, लेकिन बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं शर्मनाक, जी। आ, ये जी ये बिल्कुल, ये शर्मनाक है और ये शर्मनाक साफ तौर पर दिख रहा है जी। और ये सब कुछ हो रहा है, ये बिहार में जो कुछ हुआ है आज, ये जो शर्मनाक, बेहद शर्मनाक तस्वीरें गुंडागर्दी की, जो बिहार की सड़कों से अराजकता की ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं, ये सब कुछ कब हुआ है? जब मोदी जी ने आह्वान किया था, उन्होंने कहा था कि जहां जहां आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग नजर आए उनको घेरें, ये भी कहा था जब उन्होंने वो भाषण दिया था। तो आप सोचिए कि आप पहले से उकसा रहे हैं उनको, आप एक तरह से पिन कर रहे हैं कि नहीं आप जाइए। आप जो है दूसरों की गर्लफ्रेंड की बोली लगवाते हैं 50 करोड़ की। जी मैंने इसीलिए पूछा कि आज तुम्हारे कलेजों को ठंडक पड़ गई, कलेजा ठंडा हो गया, क्योंकि लड़वा दिया। भाई प्रधानमंत्री ने बंद कराया, दंगा कराया। अगर ईमानदारी से इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनके इशारे पे हिंसा हुई है, उनके इशारे पे परेशान हुए हैं। जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, सिद्धार्थ जी को शामिल कर रही हूँ। सिद्धार्थ जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये क्या आपको लग रहा है आने वाले इलेक्शन में जो शायद थोड़ी बहुत कसर बची थी बैकफायर की, जो गुस्सा लग रहा था, उसमें घी डालने का काम खुद मोदी जी ने किया है, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी ना मारकर, बल्कि पहाड़ पे जाके कुल्हाड़ी पे जाके खुद ही अपना पैर उन्होंने मार लिया है। उनको लग रहा था कि अब वही सुनहरे दिन हैं, वही जहां वो कह दें कि लोग थाली बजाओ, ताली बजाओ, सड़कों पे निकल आओ, अब ये करो, अपने पैसे लेने के लिए लाइनों में लग जाओ। अब वही दौर है, मोदी जी कहेंगे सब दीवानों की तरह हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सारी पूरी की पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई। जी, जैसा आपने कहा, मेरे ख्याल से ये बंद भी नहीं था, ये चवनिया बंद कहते हैं बिहार में ना, पुराना चारा मेरे को चवन्नी बोलते हैं, तो ये चवन्नी बंद था। पूरा दिन था भी इन्होंने बंद करने का हिम्मत नहीं किया। मेरे ख्याल से इन्होंने एक उड़ता तीर ले लिया है, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता की बात वो भाजपा करे जिसने बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर ब्रिजभूषण शरण सिंह को किया था, महिलाओं की अस्मिता की वो बात करे जिसने अपनी 90 साल की माँ को नोटबंदी के लाइन में लगवा दिया था। भाजपा बात करे महिला अस्मिता की जिसके अभी के उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनके भतीजे कर्नाटक में सजा याफ्ता हो गए हैं। कोर्ट ने उनको दोषी पाया, महिलाओं का वीडियो बनाते हुए, और बलात्कार का दोषी पाया। भारत में, जिस भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, मतलब आपके आधे हिस्से की मालकिन होती है वो, उसका आधा हिस्सा तो बैठा हुआ है दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में, बाकी आधा हिस्सा बैठा हुआ है कहीं गुजरात के सिंगल रूम कमरे में। ये सब अगर बात करें महिला अस्मिता के बारे में, तो मेरे ख्याल से भाजपा ने ये चवन्नी बंद करवाने का घोषणा करके एक अपने ऊपर उड़ता तीर ले लिया है। उड़ता तीर इसीलिए है क्योंकि बंद अगर जनता करती है ना, तब उसे सफल कहा जाता है, लेकिन बंद अगर सरकार करती है तो उसको गंद मचाना कहा जाता है। क्योंकि जनता में 7 करोड़ लोग होते हैं, सरकार में मुश्किल से 70 मंत्री होते हैं। 7 करोड़ हमेशा 70 से बड़ा होता है, तो 70 मंत्री मिलकर कहेंगे कि हम बंद करवाएंगे और 7 करोड़ लोग कहेंगे कि हमको बंद नहीं चाहिए, तो यही होगा जो आपने अभी सीन दिखाया, जिस तरह से लोगों को परेशानी की जा रही थी। और मुझे अच्छा लगा कि लोग उसका जवाब भी बहुत ठोस जवाब दे रहे थे। सबसे खुशी की बात यह हुई, मैंने आज सुबह 11:30 बजे बेगूसराय, बिहार में एक बहुत बड़ा जिला है बेगूसराय, उसके राष्ट्रीय अखबार के ब्यूरो चीफ से पूछा, एक लाइन में मैंने उसको पूछा कि बिहार बंद का असर क्या था। बस इतना छोटा सा मैंने उसका सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि बिहार बंद का असर क्या है, असर क्या था करके, और उसके जवाब में मेरे ख्याल से आप मेरे दर्शक देख सकते हैं, बिहार बंद का असर क्या था करके पूछा, और उसके जवाब में एक लाइन का उसका आंसर आया। बस एक लाइन का छोटा सा आंसर आ गया। ये आंसर आया कि नेता सड़क पर बैठे, फोटो खिंचवाया और बंद खत्म। बस यही था, एक लाइन में उसका जवाब मुझे आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जब भाजपा बिहार में जंगल राज का हवाला देती है और खुद मरीजों को सड़क पर हड़काती है, तब तो वो खुद ही जंगल राज ला रही है।
इसीलिए आपके कोई दर्शक जो वहां पर पटना में थे, उन्होंने कहा अगर आपको सरकार के नाते बंद करवाना था तो एक दिन के लिए छुट्टी की घोषणा करवा देते, राष्ट्रीय शोक मना देते, राजकीय शोक मनवा देते कि भारत के प्रधानमंत्री जी की मां के अपमान हुआ, इसीलिए बिहार एक दिन का राजकीय शोक करेगा, सारे ऑफिस बंद रहेंगे, लोगों की समस्या दूर हो जाती। तो होता यह है कि ध्यान में रखना होता है कि जब लोग सरकारों को चुनते हैं, किसी भी सरकार को चुनते हैं, तो वो अपनी सुरक्षा करने के लिए चुनते हैं, और विपक्ष को चुनते हैं कि सरकार के खिलाफ तुम सड़क पर उतरो। जनता हमेशा किसी भी सरकार को चुनती है, कहती है कि देखो भैया, दुनिया भर में चोर है, चोर उचक्के जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास शातिरता है, चोर उचक्कों के पास बंदूक होता है, गोली होता है, हम नागरिक हैं भैया, हम तो बंदूक भी नहीं रख सकते, हम तो घर में चाकू भी नहीं रख सकते। हमारी सुरक्षा के लिए लोग सरकार को रखते हैं और विपक्ष को चुनते हैं कि सरकार की नीतियों के खिलाफ तुम सड़क पर आ जाओ। अब यहाँ पर तो बिहार में उल्टा हो रहा है, सरकार जनता को सुरक्षा तो नहीं दे पा रही है, पटना से लेकर भागलपुर तक दिन दहाड़े गोलियां चलवा रहे हैं, लोग जिसको चाहिए राहगीर उठा के ले जा रहे हैं, और ऊपर से सरकार लोगों को सुरक्षा देने के बदले खुद बिहारी में कहते हैं ना रंगदारी करते हुए दिख रही है। तो ये रंगदारी जो बिहार में करेगी ये उल्टा पड़ेगा उनको। और जिसने भी उनको राय दी, भाजपा में जिसने भी उनको राय दी कि इस मामले पर, महिला अस्मिता के मामले पर बिहार में आप बंद करवाने जाइए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, बाद में उनको होश आया कि ये तो उल्टा पड़ने वाला है, तो उल्टा तीर है। मेरा जब ब्रांड एम्बेसडर, भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ का जिसका ब्रिजभूषण शरण सिंह है, तो उस बीजेपी के महिला अस्मिता की बात कौन मानेगा। इसीलिए थोड़ा बहुत उनको होश ठिकाने आया, इसलिए रुपया का जो बंद था उसको चवन्नी का बंद इन्होंने करवा दिया, नहीं दोपहर 12 बजे खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए इसका मतलब ही यह है कि बिहार से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बीजेपी के ऊपर जो दो लेबल चिपक गया है, बुरी तरह से चिपक गया है। एक तो ये कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है, और दूसरा ये कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये दोनों इतना जबरदस्त बीजेपी के माथे पर कलंक की तरह चिपक गया है कि बीजेपी समझ नहीं रही है कि क्या करे। वो व्याकुल है, वो हताश है। जब आदमी व्याकुल होता है और हताश होता है तो बेसिर पैर की बेतरतीब हरकतें करता है। कुछ भी दूसरे किसी बात पर भाजपा बंद करवाती बिहार में, लेकिन महिला ऐड करना चाह रही थी जी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ। एक और बात जो ऐड करना चाह रही थी, क्या ये नहीं लगा कि आज मोदी जी को बिल्कुल अकेले जो है वो छोड़ दिया गया, उनके ही सहारे, ना जेडीयू वरना आप भाई आप सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, आप बंद कह दीजिए, पूरी सबकी छुट्टियां करवा देते आप, और आप कहते नहीं बंद है, मोदी जी की मां के सम्मान में बंद हमने कर दिया। तो ना तो जेडीयू नजर आई, ना ही जीतन राम मांझी की पार्टी कोई नजर आई, ना ही हमें चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह से नजर आए। तो आपको नहीं लगा कि ये एक तरह की बानगी देखने के लिए मिल गई कि भले ही आपने फोर्सफुल ये बंद करवाया हो, लेकिन इस बंद में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता तो थे, लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए कि तस्वीरों में कहीं से कहीं तक एक आध झंडे के अलावा ना तो जेडीयू ना कोई और घटक दल के नेता या कोई और कार्यकर्ता नजर आए। क्या मोदी जी इसमें अलग थलग पड़ते हुए नजर नहीं आए आपको? बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह की चीज पर बंद बुलाया था उसके ऊपर उनका समर्थन नहीं मिलना स्वाभाविक था, बिल्कुल स्वाभाविक था। ये उनको समर्थन नहीं मिलना, वो अकेले पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अब स्पष्ट है। वो स्पष्ट इसीलिए है कि देखिए एसआईआर के बारे में ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ किससे? ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ बिहार के एसआईआर से। तो हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में हमारा पैतृक गांव है, वहां पर कहीं ना कहीं एक पोलिंग बूथ है। जिस समय ये एसआईआर में पोलिंग बूथ का ये क्या कहते हैं 65 लाख कटने के बाद एक ड्राफ्ट रोल निकला था, वो ड्राफ्ट रोल में जब हमने मेरे अपने पोलिंग बूथ के पैतृक गांव के पोलिंग बूथ को देखा तो उसमें 44 नाम कटे हुए थे। मतलब 44 नाम ऐसे जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया था, उसमें से 44 नाम उस बूथ में कटे हुए थे। आश्चर्य यह है कि उसमें से 30 नाम जो थे वो महिलाओं के कटे हुए थे। तो ये पूरा का पूरा एसआईआर जो था ये बिहार की गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाओं का वोट काटने का एक कवायद था, क्योंकि भाजपा जानती है कि बिहार में महिलाओं का एक वोट बैंक है जो कि नीतीश कुमार को वोट करता है। वो नीतीश कुमार को दो कारणों से वोट करता है। एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कुछ क्या कहते हैं स्कीम लाए हैं, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो शराबबंदी लाई है उसके कारण महिलाओं के बीच में वो बहुत पॉपुलर है। और बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे क्या कहते हैं चिरंजीवी व्यक्ति हैं, अजर अमर व्यक्ति हैं, जो कि जब तक बिहार में वो जीवित रहेंगे, जब तक वो रहेंगे
तब तक भाजपा बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती। नीतीश कुमार वो नहीं है जो कि 2024 से मोदी जी की सरकार को बैसाखी बने हैं। नीतीश कुमार वो है जो 1999 में मोदी जी के जो पूर्वज थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको सरकार को जब नहीं बना पा रहे थे 1999 में, तो सबसे पहले एनडीए में समर्थन उन्होंने दिया था। तो नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पुरानी भाजपा के समय से अनंत काल से चलते आ रहे हैं। भाजपा को पता है कि जब तक नीतीश को नहीं निपटा जाएगा तब तक अकेले भाजपा बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती, और नीतीश के ऊपर वो पूरा भरोसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि नीतीश हमें पता है वो भाजपा के भी साथ रहे हुए हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ भी रहे हुए हैं, वो स्वतंत्र भी रहे हुए हैं, वो किसी छोटी पार्टी के साथ भी रहे हुए हैं। तो नीतीश को निपटना भाजपा की सबसे बड़ा टारगेट था, और वो नीतीश को निपटने के चक्कर में इन्होंने एसआईआर बनाया। द हिंदू के अखबार में भी ये आया कि ये जो 65 लाख वोट कटे हैं, इसमें से 40 लाख वोट तो महिलाओं के कट गए। अगर 65 लाख कहीं के वोट कटते हैं तो मोटा मोटी होना ये चाहिए कि आधा पुरुष का कटे, आधा महिलाओं का कटे, मतलब 32-32.5 लाख महिलाओं का कटना चाहिए, 32-32.5 लाख पुरुषों का। लेकिन महिलाओं का 7 लाख वोट एक्स्ट्रा कट गया। अब महिलाओं का वोट कटा, इसका मतलब क्या है? एसआईआर नाम की प्रक्रिया बिहार की गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाओं के वोट को निगलने की प्रक्रिया थी, लेकिन क्योंकि उसमें रोक लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत रोक लगा दिया, वोट अधिकार यात्रा ने रोक लगा दिया, अब वो उस रूप में वो नहीं हो सकती। लेकिन दिक्कत भाजपा के लिए वही है कि महिलाओं का वोट जो है वो नीतीश लेके चले जाएंगे। तो महिलाओं को किसी तरह से अपने पाले में रखने के लिए ये एक हताश कोशिश मोदी जी ने की। उसमें उन्होंने एसआईआर में जो काम नहीं हो सका, वो काम कम से कम मैं अपनी माताजी का नाम लेके कर दूं, ये कोशिश थी। लेकिन ये कोशिश बिहार में, देखिए, भारत के लोग जानते हैं, वाणी और कृति में अंतर जानते हैं। भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा आक्रामकता किसने लाई बुशरा जी? 10 साल पहले जो आक्रामकता आई है, उससे पहले तो उस तरह की आक्रामकता भारत की राजनीति में नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला था कि उनकी तबीयत कभी खराब हुई तो राजीव गांधी ने उनकी मदद की थी। इंदिरा गांधी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि विपक्ष के थे, उनको यूनाइटेड नेशन भेजा गया था भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो भारत में राजनीति में प्रतिद्वंद्विता तो होती थी, एक दूसरे से चुनाव तो लड़ते थे, जीत हार होती थी, पक्ष विपक्ष होता था, लेकिन विपक्ष को घृणा के रूप में घृणा नहीं होती थी। ये जो पिछले 10 साल में घृणा लाई गई है, किसी को अर्बन नक्सल बोल देते हैं, किसी को चाइना का एजेंट बोल देते हैं, किसी के ऊपर कुछ नाम लगा देते हैं। तो भारत में, भारत के राजनीतिक विमर्श में आक्रामकता लाई किसने? भाजपा ने लाई है। तो आप, भाजपा ये कहेगी कि मैं तो दूसरों के ऊपर बाउंसर मारूंगा, लेकिन दूसरा मुझे बाउंसर मारेगा तो मैं रोने लगूंगा। तो भाजपा के खुद के कार्यकर्ताओं को ये पचेगा नहीं, वो इसको लेकर सड़क पे नहीं आएंगे। क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि मैं 56 इंच का शेर हूं, मैं लाल आंख दिखाता हूं, मैं विश्व गुरु हूं, मैं दुनिया मेरे सामने नतमस्तक है, मैं घर में घुस के मारता हूं, इसका मतलब आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि मैं दारा सिंह गामा पहलवान हूं। अब मुझे बताइए, अपने आप को मैं कहूं कि मैं दारा सिंह और गामा पहलवान हूं, अगले क्षण में बच्चों की तरह रोने लगूं, क्यों करके रोने लगूं, तो किसी को पचेगा नहीं। तो भाजपा को समझ में आना चाहिए था कि उसने 10 साल में अपनी जो छवि बनाई, वो इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, माचो इमेज बनाया, उसने अपना इमेज बचाया, माचो इमेज की। मैं 56 इंच की हमारी छाती है, हम तो शेर हैं, हम तो लाल आंख दिखाते हैं, हम तो घर में घुस के मारते हैं, हम तो विश्व गुरु हैं। अचानक आप कल कहिएगा हम तो रो रहे हैं, हमको किसी ने गाली दे दी। अरे महाराज, आपको अगर कोई व्यक्ति, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की है, तो आप अगर 56 इंच के शेर हो, विश्व गुरु हो, उस व्यक्ति को उठा के फांसी के फंदे पर लटका दो ना अगले दिन। कौन मना कर रहा है? रोने वाली इसमें क्या बात है? अगर कोई गलत कर रहा है, सत्ता आपके पास है, तो आपको उसको उठा के सजा दे देनी चाहिए। आप उसको सजा भी नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या कह रहे कि मैं सरकार के नाते इतना कम। तो कल तक मैं बोल रहा था कि मैं 56 इंच का शेर हूं, आज मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं तो कागजी शेर हूं, मुझे तो कोई भी आके मेरी हवा निकाल के चला जाता है। कोई 2 टके का आदमी आता है और गाली दे देता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो महाराज, आप सरकार किस चीज के हैं? आप 56 इंच के शेर किस चीज के हैं? तो मेरे ख्याल से ये जो बीजेपी ने अपने मैसेजिंग में जो विसंगति पैदा की, जो उसने कॉन्ट्रडिक्शन पैदा किया,
जो उसने पैराडॉक्स पैदा किया कि एक तराजू पर तो बोला कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं, दूसरे तराजू पर बोला कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, कोई भी गाली दे देता है तो मुझे दुख हो जाता है, मुझे चोट लग जाती है। ये चीज तुलनात्मक दृष्टि से क्योंकि लोग तोल नहीं पाए, इसीलिए ये इनका जो बंद था ये पूरी तरह से फेलियर होने का कारण ये था। जी बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। लेकिन अरुण जी, मैं सोच रही थी कि CA/NRC के दौरान जब शाहीन बाग हुआ था, तब कैसे उन मुस्लिम महिलाओं को डिह्यूमनाइज किया गया था, कैसे उन्हें 500 रुपए में बैठने वाली बताया गया था, कैसे मीडिया को भेज भेज कर कैरेक्टर असैसिनेशन उनका किया गया था। गुलफिशा जो पिछले 5 साल से जेल में है, जिसको बेल डिनाई कर दी गई, वो भी तो एक महिला है। वो जो सड़कों पर बैठी हुई थी अपने हक के लिए, वो भी तो महिलाएं थी। वो किसान का आंदोलन जब हुआ था, जब वो वहाँ जो महिलाएं बैठी हुई थी उनके साथ, वो भी तो महिलाएं थी। तो जो शिक्षिकाएं बाहर बैठी हुई हैं, अपने अधिकार की बात कर रही हैं BPSC की, वो भी तो महिलाएं हैं। क्या महिला सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की माता जी का ही है? बाकी तमाम जो महिलाओं को दिन रात जिस तरह से अपमानित किया जाता है, उसमें ज्यादातर लोग BJP के होते हैं, क्या वो कभी गिरेबान में झांक कर ये लोग देखते हैं क्या कि क्या आखिर कर रहे हैं, क्या आखिर बोल रहे हैं? क्या उनको ये लगने लगा है कि जो आम मानस है हिंदुस्तान का, उसका बिल्कुल कोई IQ ही नहीं है, ये जो कहेंगे, जैसे परोसेंगे, बस उसे वो वैसे ही ले लेगा? मुशरा जी, मैं जो अभी सिद्धार्थ जी ने कहा, मैं वहां से शुरू करता हूं कि अगर इतना ही प्रेम था माँ से, तो माँ को प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने साथ ला के रखते। और अगर महिलाओं के प्रति आपका इतना प्रेम था, क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे और वो माँ को, जो माँ हष्टपुष्ट पुत्रों की माँ है और जो सब अच्छे से कर रहे थे, उनके भाइयों के बारे में भाई भी बताते हैं, सबका आज की तारीख में सबकी बैकग्राउंड देखी जा सकती है। वो ये है कि सबके पास खाने को पर्याप्त था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले अपनी माँ को अपमानित किया। माँ को अपमानित किया ये कह के कि घरों में बर्तन मांजती थी। अगर माँ घरों में बर्तन मांजती थी तो तुम भागकर भीख मांगने क्यों चले गए? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारी माँ बर्तन मांज रही है? तुम घर में क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं तुमने माँ की देखभाल की? दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये जो चीज है, माँ का अपमान नरेंद्र मोदी ने खुद किया और उसी को बार बार भुनाते रहे। झूठ बोलना उनकी आदत है। बड़नगर में मैं चाय बेचता था, कभी चाय नहीं बेची क्योंकि रेलवे स्टेशन ही नहीं था। और तो और अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप महिला अस्मिता की और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, कल जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, वही बार बार मैं कहता हूं दुपट्टा डाल के, तो फिर जसोदा बहन का क्या दोष था जिसके साथ आपने शादी की और आपने उनका अस्तित्व खत्म कर दिया? ठीक है, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, आपका व्यक्तिगत मामला है ना। आपने तलाक दिया, और जब आपने चुनाव में हलफनामा दिया तो उसमें जिक्र तक नहीं था कि आप विवाहित हैं अविवाहित हैं, कॉलम छोड़ दिया। तो इतना बड़ा झूठा आदमी, जिसने पहले माँ के बारे में झूठ बोला, पत्नी के बारे में झूठ बोला, अब माँ और पत्नी के बाद दुनिया की कौन सी औरत बची जिसका ये अपमान नहीं करेंगे? पत्नी का सम्मान और उसकी रक्षा करने का काम तो पति का होता है, वो नहीं किया। माँ की रक्षा के लिए बेटे होने चाहिए, वो नहीं। अब बताइए, नोटबंदी के वक्त अगर वो 90-95 साल की महिला ऑटो में बैठ के लाइन में लग रही कैमरों के बीच में, और आप प्रधानमंत्री हो देश के, तो वो चाय का कप जो सामने रखा रहता था वो भी पानी बहुत था, लेकिन नहीं, वो नहीं किया। मैं कहता हूं, मुझे कल एक और बात बताएगी, आपको भी जानकारी दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के एक पत्रकार मित्र ने ये बताया कि जो बड़नगर है, वहां के लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बड़े स्टेज आर्टिस्ट, बहरूपिये। उस शहर में बड़नगर के लोग बड़े कला प्रेमी और कलाकार होते हैं, मतलब कुछ तरह की एक्टिंग कर लेते हैं, और पूरा गुजरात में मशहूर है बड़नगर के रंगकर्मी। तो मोदी जी भी वहीं से आए हैं। और गुजरात के हमारे मित्र हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजेश ठाकुर उनका नाम है। वो कहते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। घर में जब मोदी जी जाते थे अपनी माँ से मिलने, तो पहले कैमरे जाते थे, और वो छोटे भाई के घर में जो सरकारी नौकरी में थे, तो उनके बच्चों को उठा के एक कमरे में अलग बैठा दिया जाता था। तब तक वो नहीं आते थे जब तक मोदी जी पांव छू रहे हैं तो कैमरा है, मोदी जी को माँ पैसे दे रही तो कैमरा है, रोटी खिला रही है तो कैमरा है। अरे भाई,
माँ का अपमान, जितना अपनी माँ का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है, दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति ने किया होगा जो इतने बड़े पद पर पहुंचा। अब बात दूसरों की, तो आप छोटी छोटी चीजें, मैं कहता हूं आपने जितनी चीजें गिनाई मैं उनको छोड़ता हूं। मैं मणिपुर चलता हूं, फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके सड़क पर उसके साथ दुराचार हुआ, सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार हुआ, और आपके मुंह से मणिपुर का शब्द नहीं निकला, मणिपुर का मान नहीं निकला। आप गए नहीं, आपने वो सरकार नहीं हटाई। जब आपको लगा कि ये सरकार गिर जाएगी, पार्टी के लोग हटे, तब आपने जनरल वीके सिंह को गवर्नर बना के भेज दिया। क्या जो अभी आपने कहा, जब दिल्ली में जो बैठी थी महिलाएं, उनको आपने डिफेम करने के लिए, और ये जो कुत्ता मीडिया है, उसको मैं गोदी मीडिया नहीं कहता हूं, उसने जो कोशिश की थी, दुनिया ने देखा कैसी चीजें लाई गई महिलाओं को बदनाम करने के लिए। अब आप कपड़ों से पहचानते हैं, सब जानते हैं कि किस वर्ग की महिलाएं कौन से कपड़े पहनती हैं, सब जब बाहर जाते हैं घरों में। तो ये कहने की जरूरत किसकी थी? ये शब्द किसके थे? प्रधानमंत्री के थे। तो जिस आदमी की का डीएनए ही महिला को बदनाम, जिसने अपनी मां को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा बदनाम करने और अपमानित करने में, तो किसको छोड़ देगा? और इन सब चीजों के बीच में बिहार का मुद्दा ऐसा है जो सब जगह से बात आ रही, सबसे ज्यादा महिलाओं के वोट काटे गए। आपने कितनी बातें की, आपको जब इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है कि आप दावा करते थे कि आपने नोटबंदी के जरिए आतंकवाद खत्म कर दिया, और पहलगाम में आतंकवादी गए, उन्होंने 1.5 घंटे खून खराबा किया और वो आराम से चले गए। आपके पास तत्काल फोटो निकल आए, लेकिन आज तक मारे जो गए उसके नाम पे संसद का सत्र शुरू होते ही वो दूसरे थे। लेकिन ये नहीं बताया कि फेल्योर किसका है। प्रियंका गांधी ने सदन में कहा था कि मुंबई ब्लास्ट हुआ था, हमने सीएम भी हटाया और होम मिनिस्टर भी हटाया। आपने क्या किया? इनको बैठाया हुआ है। तो जिन मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, आज तक पहलगाम में असफलता किसकी है, किसकी वजह से आतंकी घुसे और घुस के गए कहां, इस पर कोई बात नहीं हुई है आज तक। इससे पहले जो कांड हुआ था जहां पर पुलवामा में, उसकी भी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये जो चीजें हैं, अब जो हुआ है, भाई कोशिश ये की गई थी कि एसआईआर के जरिए नीतीश को, जो सही कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, दरअसल क्या है कि नीतीश को खत्म करने की कोशिश पिछली बार की थी चिराग पासवान को आगे करके, फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश को चिराग की वजह से हुआ था, और वो चिराग फिर मोदी जी के हनुमान बन गए और फिर वहीं पहुंच गए। तो अब इस बार चिराग दांव नहीं बनते, तो लाए एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार की जनता। और मुझे तो ये पता है कि खुद जेडीयू के लोग इनके साथ हैं, क्योंकि एसआईआर पर का असर सब पर पड़ रहा है। अब जब वो मुद्दा फ्लॉप होता दिखा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन चट्टान की तरह खड़ा हुआ, ममता नहीं आई लेकिन उनकी पार्टी के सांसद आए, डीएमके के नेता स्टालिन आए, बाकी दलों के लोग आए, हर दल के लोग थे मंच पर। जो है, इन्होंने हिंदी तमिल करने की कोशिश की, तमिल में स्टालिन ने भाषण दिया, हिंदी में सुनाया गया, बिहार के लोगों ने ताली बजा के स्वागत किया। तो जितने बिलो द बेल्ट उपाय हो सकते थे नरेंद्र मोदी ने सब कर लिए। तो आखिर में फिर अपनी माँ का, भाई आज तक पुलिस ने ये नहीं कहा है कि जिसने गाली दी मोदी को, मोदी की माँ को नहीं, मोदी को, वो कांग्रेसी है या राष्ट्रीय जनता दल का है, किसका है? नहीं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ गवाही देंगे कि हाँ इसने गाली दी। अब क्या बचा था? कहाँ अपमान हुआ मुद्दा। लेकिन चूंकि आपको मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करनी है, आपको देश भर में जो हो रहा है, आज बिहार में ही वो महिला निकल के आई जिसने अपनी बेटी और अपने अपमान का सबूत दिया है कि मोदी जी के साथ वो आदमी खड़ा है। वो वीडियो सब जगह मौजूद है जिसमें सम्राट चौधरी और वो जायसवाल कह रहे हैं कि वो गालियों की डिक्शनरी, और वो गाली देते हैं तो बिहार तक लोग घूमते रहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखते क्या? और मैं तो पूछता हूं, जो आज वहां दिखे रविशंकर प्रसाद से, कि आप तो आपके पिता तो बहुत संवेदनशील और बड़े नामी आदमी थे, आपको अचानक क्या हुआ कि जिन मोदी जी ने आपको लात मार के मंत्रिमंडल से बाहर किया है, आप उनके लिए झूठ बोलते घूम रहे हैं। उनको, आपको मोदी जी की माँ और राहुल गांधी की माँ में भी फर्क दिख रहा है। आपको शर्म नहीं आती? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपसे उम्मीद ये नहीं की जाती कि आप आंखें बंद करके या अमित शाह की तरह जो मोदी कहेंगे
और अमित शाह ने देखिए कितने अच्छी चालाकी से परसों नाम पढ़े थे जैसे वो कुरान या रामायण या बाइबल के पन्ने पलट रहे हैं, जिसमें मोदी को दी गई गालियों को उन्होंने एक एक गाली को पढ़ के सुनाया था कि मोदी जी को ये कहा गया, ये कहा गया। तो ये उसी वक्त साबित हो गया था। दरअसल मैं इस दृढ़ मत का हूं, मेरा स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ महिलाओं का अपमान करना आता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां का अपमान किया, अपनी पत्नी का अपमान किया, अपने साथियों का अपमान किया। सदन के भीतर रेणुका चौधरी की हंसी को किसने सुपर्णखा की हंसी कहा था? सोनिया गांधी के लिए जो कहा सबके लिए कहा, और क्या नहीं कर रहे हैं। किस तरह के इशारे ममता जी को लेकर किए थे। और अब आप देख रहे हैं कि गाली आपको है, उसको आप मां तक ले जा रहे हैं कि मां का अपमान नहीं तो किसका अपमान है? आप ये कहते मुझे गाली दी, मुझे मां की गाली दी। हम सब निंदा करते हैं किसी भी गाली की, कोई भी गाली और निंदा करते हैं, लेकिन उस गाली की ढाल लेके आप अपने बदले निकाल रहे हैं, आप समाज में हिंसा करवा रहे हैं, आप लोगों में एक और विभाजन, एक आपने कर लिया हिंदू मुस्लिम का, उन्हें तो आप कपड़ों से पहचानते हो। अब बिहार में आप अगड़े पिछड़ों की लड़ाई करा रहे हैं। हासिल क्या करना चाहते हैं? एक राज्य में जीतने के लिए आप इतना नीचे गिरेंगे? आपको देश की एकता अखंडता का कोई मतलब नहीं। देश का भाईचारा जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था, कुछ भी हो। आप याद करिए, अभी सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे अटल जी की। अटल जी के लिए राजीव गांधी ने उन्हें डेलीगेशन में भेजा और उनका ऑपरेशन कराया। और कई बार ऐसा हुआ है, अटल जी के रहते हुए भी उन्होंने कई बार, हम लोग तो उनसे बात करते रहे, कभी भी बिलो द बेल्ट ऐसी कोई बात उन्होंने गांधी परिवार के लिए नहीं कही। और ये आदमी पहले दिन से भाई राजीव गांधी के चीथड़े उड़ गए, मतलब ऐसी हिंसा में टुकड़े मांस उनका कटा हुआ। मिसेस गांधी को गोलियों से छलनी किया गया। दुनिया ने देखा है, देश ने देखा, उस परिवार को आप जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, बार वाला, ये सब कौन कर रहा है? आज भी कहा गया है। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर गैरत है तो आज देश को संबोधित करते हुए कहें कि जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के लिए बोला है आज सड़कों पे बिहार की, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अगर गैरत है, अगर कहीं से इंसानियत है, और नहीं तो आपने अपनी मां का अपमान किया है पहले दिन से, आज भी कर रहे हैं। आप अपनी मां को मुद्दा बना के लाए हैं, आपने स्वर्गीय मां को सड़कों पे उतारा है, आपने अपनी मां की आड़ में लोगों को लड़ाया है। आपकी मां भी आपको माफ नहीं करेगी। जी बिल्कुल। और वो भी स्वर्गीय उनकी माँ जिनके बारे में उन्होंने ये बात कही है। और जिस तरह के देखिए उनकी तो पूरी राजनीति ही विभाजनकारी है। वो आरएसएस की आइडियोलॉजी और उसके बाद फिर उससे जन्मी बीजेपी, तो उनकी तो आइडियोलॉजी ये, तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो समाज के बारे में, समाज में बढ़ती खाई के बारे में, इस सब के बारे में वो सोचेंगे, कुछ और नहीं। तो मनुस्मृति को ही देख लेना चाहिए कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या कहा गया है, महिलाओं का दर्जा क्या रखा गया है। शुक्र है ये देश संविधान से चलता है, तो हम जैसी महिलाएं यहाँ पर बैठकर बात कर सकती हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी का जो काम करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, जो पहनना चाहती हैं, जो बोलना चाहती हैं वो बोल सकती हैं। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, लेकिन चाहते तो वो यही है कि देश जो है मनुस्मृति से चले। और उसी की जो वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि विचारों की लड़ाई है, तो ये वही लड़ाई है जिसको हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो इसमें नैतिकता की उम्मीद बीजेपी से करना या आरएसएस जैसे संघ से करना, ये तो खैर टू मच हो जाएगा, यही मैं कह सकती हूँ। लेकिन फिर सिद्धार्थ जी, ये मामला आपको क्या आपको लग रहा है कि इतनी बेचैनी, बेकरारी, ये जो हताशा है, निराशा है, ये इतनी बढ़ती हुई जो नजर आ रही है, क्या उनको भी बिहार में अपनी हार सीधी नजर आ रही है? और उससे पहले 9 तारीख जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका जो चुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी लग रहा है कि बिसात जो है वो बिछा दी गई है। और फिर जीएसटी के आज जीएसटी को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाकर एक बार फिर से कि देखिए हमने तो आपका सारा सामान सस्ता कर दिया और नया स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है 40% का। तो सुबह से शाम तक सिर्फ जनता से उनके पैसे की, उनके वोट की, उनके अधिकारों की सिर्फ ठगी तो कर रही है ये सरकार। मेरे ख्याल से वो ठगी कर रही है। बिहार में तो इनकी कलई खुल चुकी है। मेरे ख्याल से भाजपा को पता लग गया था जिस समय ये वोट अधिकार यात्रा सफल हो गई। मेरे ख्याल से आज प्रधान जी को भी समझ में आ गया कि वो चवन्नी बंद जो इनका फ्लॉप हो गया, उनको भी समझ में आ गया कि अब वो बात रही नहीं। इसका मतलब भाजपा और प्रधान जी दोनों को पता है कि जहां तक बिहार का मामला है, वो एक क्या कहते हैं, खाली कारतूस अब बचे हुए हैं।
लेकिन जैसा आपने कहा ना कि अगर कोई कह रहा है इस देश में ये विचारों की लड़ाई है, ये मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई है, तो लड़ाई भले वैचारिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई का जो अंत होता है, उसका जो नतीजा निकलता है, वो चुनाव से निकलता है। चुनाव जीतने के लिए जितना नरेटिव की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत होती है आपको लोगों को आपके पक्ष में वोट करने के लिए। तो ये तो माना जा सकता है कि इस चुनाव में नरेटिव जो है ये भाजपा के हाथ से जा चुका है। भाजपा के ऊपर एक नकारात्मक नेगेटिव नारा जो है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है, ये चिपक गया है। तो लोगों के मन में तो इंडिया गठबंधन आ गया है और बीजेपी इरेज हो गई है, बीजेपी मिट चुकी है। लेकिन वोट में आपको चुनाव आप जीतते तब हैं जब लोग घर से निकलकर वोट करने वाला आपके पास संगठन होता है। नरेटिव होना एक बात है, आपका एक नारा होना एक बात है और संगठन होना दूसरा बात है। क्योंकि मन से निकल के आप किसी के मन में हैं, लेकिन चुनाव के दिन जिस दिन वो निकल के मन से निकल के वो उंगली पर नहीं आएंगे, उंगली पर भी निशान आना जरूरी है। मन में आपने निशान बना दिया है, मन में आपने निशान बना दिया है कि इंडिया गठबंधन आपके लिए, बिहार की जनता के लिए बेहतर विकल्प है। भाजपा का जो गठबंधन है वो गठबंधन वोट चोर है। ये मन के अंदर तो लोगों के मन के अंदर तो आपने एक निशान लगा दिया है, लेकिन ये लोग जब तक वोट करने नहीं निकलेंगे और चुनाव के दिन उनके उंगली पर भी निशान गिरेंगे, तो मेरा ये मानना है कि अब इसकी चर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं है कि भाजपा बिहार में क्या करेगी। क्योंकि जिस तरह का चवन्नी बंद इनका फ्लॉप हुआ, उससे लग रहा है कि उनके पास ताकत अब काफी कम हो गई है। मेरे ख्याल से विपक्ष को, खास करके इंडिया गठबंधन को, अब पूरी ताकत लगानी चाहिए कि उनका संगठन इतना मजबूत हो कि बिहार की जनता में जो बीजेपी के प्रति एक गुस्सा है, वो चुनाव के दिन वोट करने के लिए घर से निकले। और वो निकलेगा तभी जब संगठन मजबूत होगा। मेरे ख्याल से आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा और प्रधान जी दोनों एक खाली कारतूस रह गए हैं बिहार में। इनकी अब ज्यादा चलती नहीं है, बिहार के लोग भी नहीं मानते। लेकिन इसका नतीजा क्योंकि चुनाव के दिन निकलेगा, अब मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को अब सड़क से निकलना चाहिए और संगठन में ताकत लगानी चाहिए। सड़क का काम हो गया, संगठन का काम बाकी है। जी बिल्कुल। और आखिर में मायने वही रखता है कि इस गद्दी पर कौन बैठा है, और आपको वही देखना होगा कि आप कैसे मोबिलाइज करते हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, बूथ पर किस तरह से आप तमाम तरह का मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को अपने हक में कितने बड़ी तादाद में आप निकलवा पाते हैं। तभी ये तय होगा कि बिहार के इस बार कहाँ जा रहा है। बिहार ये बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि वोट जिस दिन वोटिंग हो उस दिन भी उसी तरह का माहौल बना रहे, तब तक बना रहे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी किस तरह की सियासत करती है। अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।